हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो ग्रुप क्लास में। आज का टॉपिक है अपना बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मतलब यहां से हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल देखने को मिलता है। स्टार्ट करते ही यहां पर कि अगर मेरे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, मतलब मोड ऑफ पेमेंट कौन कौन से हैं। आईएमपीएस की बात करें या इसके अलावा एनईएफटी की बात करें, आरटीजीएस की बात करें, तो मेरे दोस्त होता क्या है, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, उन सारी चीजों को यहां पर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर एनईएफटी और आरटीजीएस की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी जिसे हम इन शॉर्ट नेफ्ट भी बोलते हैं, फुल फॉर्म बनती है इसकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब मेरे दोस्त समझना, पहले अपने यहां पर एनईएफटी ही सिस्टम वर्क किया करता था। अगर किसी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो यहां पर एनईएफटी के माध्यम से करता था। एनईएफटी में होता क्या था, जिसके बाद कहते हैं कि आरटीजीएस भी आया। एनईएफटी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, एनईएफटी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मतलब यहां पर आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। बट ऐसा है कि बैंक्स ने, इंडिविजुअल बैंक की बात कर, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, उन्होंने अपनी अपनी लिमिट सेट कर रखी है। बट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। स्पेशली मेंशन है नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शब्द अक्सर देखने को मिलता है, ये है क्या, बैच ट्रांसफर। अब होता क्या है, हाफ एन आवर का मेरे दोस्त बैच है। अब हाफ एन आवर के बैच में होता क्या है, जितनी भी कमांड गई, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका ये नहीं होता कि इंस्टेंट बेसिस पे आगे वो फर्दर प्रोसीड कर दिए जाते हैं। जैसे किसी ने एनईएफटी किया तो क्या होता है कि हाफ मतलब कि आधा आधा घंटे के बैचेस चलते हैं। आधा घंटे में सारे ट्रांजैक्शन को होल्ड किया, मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सभी को एक तरीके से एक बंच बनाया, एक बैच बनाया, देन फिर प्रोसीड किया जाता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर का बैच चलता है, फिर प्रोसीड किया जाता है, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर का बैच चलता है। इस तरीके से आधा आधा घंटे के बैचेस में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि एनईएफटी से अगर पैसे आप ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त वक्त लगता है, मतलब यहां पर टाइम लगता है, पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फुल फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहां पर पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, बैचेस में होते हैं। ये एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से याद रखना है। नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। ना ही इसकी कोई मिनिमम लिमिट होती है, ना ही कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त, ये मेरे पास चंद कागजात हैं, और कागजात की बात करूं स्पेशली तो ये कुछ पेपर्स हैं, और मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से लिए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखे हैं। स्पेशली यहां पर बोला गया है नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बट ऐसे कस्टमर जिनका अकाउंट नहीं है बैंक में, जिनका अकाउंट नहीं है बैंक में, उन्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, 50,000 पर ट्रांजैक्शन यहां पर लिमिट रखी गई। 50,000 पर ट्रांजैक्शन यहां पर मेरे दोस्त लिमिट रखी। स्पेशली यहां पर मेंशन कर दिया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है, सच कैश ट्रांजैक्शन या सच कैश रेमिटेंस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 50,000 पर ट्रांजैक्शन। मेरे दोस्त मैं नहीं कह रहा ऐसा, ऐसा आरबीआई कह रहा है। ये आरबीआई के शब्दों को मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, आपको बयां कर रहा हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एनईएफटी से अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं और अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं और कैश ट्रांसफर करना चाह रहा है वो, तो बैंक में जाएगा और वहां पर जो लिमिट मेंशन कर रखी है 50,000 पर ट्रांजैक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एनईएफटी से एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं? क्या मेरे दोस्त एनईएफटी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन हो सकता है? मेरा आंसर बनता है नो। बट एक्सेप्शन हर चीज का होता है, और यहां पर एक्सेप्शन है मेरे दोस्त, यहां पर इंडो रेमिटेंस एक स्कीम है। इंडो मतलब कि इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, मतलब कि इंडिया से नेपाल में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं बाय यूजिंग एनईएफटी सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। और यहां भी जो लिमिट रखी गई है, मैं नहीं कह रहा ऐसा, यहां पर आरबीआई कहती है, स्पेशली मेंशन किया गया है कि इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के अंतर्गत भी जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है 50,000 यहां पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, 50,000 पर ट्रांजैक्शन यहां पर लिमिट रखी गई। ये दो सवाल अक्सर देख लिए जाते हैं, अदरवाइज एनईएफटी की फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाती है। बैचेस में ट्रांसफर होता है, हाफ आवर के बैचेस होते हैं। हाफ आवर तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें होल्ड रखा जाता है, एक बैच में रखा जाता है, फिर उस बैच को प्रोसीड किया जाता है। अब याद रखना है आपको आरटीजीएस। मैंने बोला था कि एनईएफटी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, बट मेरे दोस्त आरटीजीएस की बात करते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीस की। कम से कम अगर आपको ट्रांसफर करना है तो 2 लाख रुपए आप यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करें
तो यहां से आप इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट फिर भी याद रखना, ऐसा आरबीआई कहता है कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इंडिविजुअल जितने भी बैंक्स होते हैं वो अपनी अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं, बट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कोई मिनिमम, इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीस की और मैक्सिमम लिमिट मेरे दोस्त यहां पर कुछ भी नहीं बनती है। एग्जाम में एक सवाल जो देखने को मिलता है वो यहां पर पूछा जाता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अगर इसको ब्रेक करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब मेरे दोस्त यहां पर ये नहीं होता कि जैसे एनईएफटी में होता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ, हाफ एन आवर तक मेरे दोस्त यहां पर बैचेस में इन्हें मर्ज किया जाएगा, फिर इस बैच को प्रोसीड किया जाएगा। यहां पर बैचेस में नहीं होता, यहां पर रियल टाइम में होता है। जैसे ही आपने कमांड दी, जैसे ही आपने आरटीजीएस की कमांड दी, कह सकते हैं इंस्टेंट बेसिस पे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और हो सकता है मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगे और इंस्टेंट बेसिस पे सामने वाली पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं रियल टाइम, मतलब कि इंस्टेंट बोलते हैं यहां पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब एग्जाम पर्पस से याद क्या रखना है? एग्जाम पर्पस से याद रखना है कि इन दोनों के लिए कौन सा कोड यूज होता है। आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, उसे भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। उस कोड के माध्यम से ही, उस कोड को यूज करके ही आप एनईएफटी और आरटीजीएस जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कंप्लीट कर पाते हैं। बट एक ड्रॉबैक हर चीज का होता है, हर चीज के फायदे भी है, हर चीज के नुकसान भी है। नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, बट कह सकते हैं कुछ लूपहोल्स, या यूं कहें कि कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशन कहना बेहतर रहेगा। जैसे एनईएफटी और आरटीजीएस की बात करें तो ये पब्लिक हॉलिडेज पे वर्क नहीं करता, पब्लिक हॉलिडेज पे ये वर्क नहीं करता। इवन संडे की बात करें, संडे इज अ पब्लिक हॉलिडे, उस पे वर्क नहीं करेगा। अब सपोज करिए मेरे दोस्त, मेरे किसी खास का जन्मदिन आ गया और मुझे अकाउंट में उसके पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए कुछ परचेज करना है और मुझे ऑनलाइन ही परचेज करना है, और एनईएफटी आरटीजीएस तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पहले अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन मैं कुछ कर सकता हूं। तब क्या होगा मेरे दोस्त? मेरा चेहरा मुरझा जाएगा, देन मैं क्या करूंगा? देन फिर मेरे को ख्याल आएगा कि मेरे जैसा ही कोई जीए गुरु था जिसने मेरे को पढ़ाया था कि आईएमपीएस अभी बाकी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। यहां पर सिंपल शब्दों में बोला गया है, पब्लिक हॉलिडे हो, कोई भी हॉलिडे हो, ये 24/7 वर्क करता है, 24/7 वर्क करता है। एनईएफटी में एक टाइम लिमिट रहती है, आरटीजीएस में एक टाइम लिमिट रहती है, इस टाइम के बाद या इवन पर डे बेसिस पे बात करें तो वर्क नहीं करता। बट अगर हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस की बात करते हैं तो यहां पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, 24/7 ये वर्क करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं खुद आईएमपीएस ही यूज करता हूं। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे क्या कहते हैं? इमीडिएट पेमेंट सर्विस या तत्काल भुगतान सेवा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब आया था, तो याद रखना है 2010 में ये आया था। इमीडिएट पेमेंट सर्विस लॉन्च ऑन 22 नवंबर 2010 बाय दी श्यामला गोपीनाथ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बट अकॉर्डिंग टू मी, याद रखना है आपको सिर्फ आईएमपीएस के फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और उसके अलावा 2010 में ये मेरे दोस्त आया था। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है सारी चीजें। इसमें सिंपल सा एक चीज समझते हैं, आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, हर किसी की एक पहचान होती है, चाहे मैं अपनी बात करूं, जैसे आप मुझे जीए गुरु के नाम से जानते हैं, हर किसी को हर एक अलग नाम से जानते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त हर एक बैंक की ब्रांच की एक आइडेंटिटी होती है, और हर किसी बैंक की ब्रांच को यहाँ पर आईएफएससी कोड दिया जाता है। आईएफएससी कोड का पर्पस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, अब ये कहां से हुआ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोड यूज करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड। तभी तो कहा जाता है कि एनईएफटी अगर आपको करना है, आरटीजीएस आपको करना है, तो आपके पास उस बैंक की ब्रांच का क्या होना चाहिए? आईएफएससी कोड होना चाहिए। तभी तो कहते हैं आईएफएससी कोड दे दीजिए तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो याद रखना है आईएफएससी है क्या? ये 11 डिजिट का एक अल्फा और न्यूमेरिक कोड है, मतलब अल्फाबेट भी और यहाँ पर नंबर्स भी हैं। एग्जाम में क्या आता है वो समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म बनती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी के फुल फॉर्म। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखना, जैसे सबसे पहले यहां पर पूछा जाता है कितने कैरेक्टर का होता है, तो ये मेरे दोस्त 11 कैरेक्टर का होता है। कितने कैरेक्टर्स का? 11 कैरेक्टर्स का। अब इन 11 कैरेक्टर्स को हम बाइफरकेट कर लेते हैं। फर्स्ट जो 4 कैरेक्टर होते हैं, और फिर नेक्स्ट यहां पर 5th कैरेक्टर, और लास्ट के 6 कैरेक्टर। अब यहां पर याद रखना है आपको, जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर होते हैं वो बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक नेम। 5th कैरेक्टर रहता है आपका 0, ये रिजर्व रखा गया है, इसे हम कंट्रोल नंबर के नाम से भी जानते हैं। और जो लास्ट के 6 होते हैं ये ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा याद रखना है आपको, फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर रिप्रेजेंट दी बैंक नेम, एंड 5th कैरेक्टर की बात करें, 5th कैरेक्टर इज 0, जिसको हम सेंट्रल कोड या कंट्रोल नंबर भी बोलते हैं। स्पेशली बोले तो एक रिजर्व नंबर रहता है जो कि हमेशा 0 रहता है।
और लास्ट 6 कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है, आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये बेसिकली एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए यूज होता है। इसके अलावा कितने डिजिट का होता है, ये 11 डिजिट का कोड होता है। 11 डिजिट में फर्स्ट 4 क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो याद रखिएगा बैंक नेम। 5th कैरेक्टर क्या होता है, 0 होता है। और लास्ट से 6 कैरेक्टर की बात करें तो ये ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट। देखिए बहुत टिपिकल हिंदी है। आईएफएससी कोड बैंक शाखा की अद्वितीय पहचान के लिए एक अंशरांकीय कोड है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। 11 वर्णों का ये एक अंशरांकीय कोड है, अंशरांकीय कोड है। पहले 4 अल्फा वर्ण बैंक का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, 5वां वर्ण शून्य जो कि केंद्रीय कोड है, और अंतिम 6 वर्ण की बात करें ये शाखा कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। मुद्दे की बात पर आते हैं, इससे इंग्लिश में देख लीजिए। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो होते हैं वो बैंक नेम रिप्रेजेंट करते हैं, 5th कैरेक्टर आपका 0 जिसको हम सेंट्रल कोड कहते हैं, और जो लास्ट 6 कैरेक्टर होते हैं इट शोज ब्रांच कोड। जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने चेक देखा होगा, सर क्या बात मजाक करते हो, चेक नहीं देखा होगा। चेक में आपने नीचे देखा होगा बॉटम में यहाँ पर एक कोड लिखे होते हैं, नंबर्स बने होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं ये MICR कोड होता है, MICR कोड। अब यहाँ पर जो चेक ऑनलाइन कह सकते हैं कि प्रोसेस हुआ है, अब ये किस ब्रांच से हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, इसी कोड को यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एग्जाम में जो मिलता है वो आपको मिलता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अक्सर यही होता है कि जब हम पढ़ा या हमने यहाँ पर इसे रीड नहीं किया होता या ना देखा होता तो अक्सर हम रीडर पे टिक करके आते हैं, बट याद रखना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। MICR is printed on checkbook to facilitate the processing of a check. MICR code is used to identify the bank. MICR code is used to identify the bank and branch for clearing process. Basically clearing process के दौरान ये किस ब्रांच से हुआ, किस बैंक से हुआ, इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, हमें उसका यहाँ पर MICR कोड पता होना चाहिए। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन पता होना चाहिए। इसकी बात करते हैं तो देयर आर टोटल 9 डिजिट इन MICR। आईएफएससी की बात करी 11 डिजिट का था, MICR की बात करते तो मेरे दोस्त ये MICR आपका 9 डिजिट का बनता है और यही एग्जाम का सवाल बनता है। MICR चेक की प्रसंस्करण की सुविधा के लिए चेक बुक पर मुद्रित किया जाता है। MICR कोड प्रसंस्करण समाशोधन के लिए बैंक और शाखा की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो थोड़ा टिपिकल बट फिर भी ध्यान रखेंगे। MICR में कुल मिलाकर यहां पर 9 अंक होते हैं। अब यहां पर कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो देखना, मतलब कि ये 9 जो कोड होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर की बात करें तो ये सिटी रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट 3 की तो यहां पर ये आपका बैंक कोड रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट के जो 3 होते हैं यहां पर ये ब्रांच कोड। तो देखिए एक ऑर्डर तो हमेशा याद रखना है, बैंक देन ब्रांच, बैंक देन ब्रांच। आईएफएससी में भी यही था, बैंक देन ब्रांच। अब यहां पर जो लग गया है वो सिटी लग गया है। तो फर्स्ट जो 3 होते हैं वो आपके सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट के जो 3 होते हैं वो आपके बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट 3 होते हैं मेरे दोस्त वो आपके ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ये एग्जाम का सवाल देखने को बनता है। देखिए पहले चेक की बात करते हैं तो एक ड्रॉयर ने चेक साइन किया, अब एक पार्टी को दे दिया, मतलब जो पेई है, देन फिर ड्रॉई से जाके मतलब कि बैंक से जाकर उसे कैश कराना पड़ेगा। अब इस दौरान हो सकता है कि वो चेक खो जाए, हो सकता है चेक मेरे दोस्त वहां से चोरी हो जाए। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसी को देखते हुए यहां पर एक सिस्टम बनाया गया, क्यों ना ये जो फिजिकल मूवमेंट होता है चेक का इसको बंद ही कर दिया जाए। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है फिजिकल मूवमेंट होता है, इसको बंद कर दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको बंद ही कर दें, और ऐसा हो भी गया, इसको बिल्कुल बंद भी कर दिया गया। अब देखिएगा समझिएगा ड्रॉबैक क्या रहते थे। अब एक बैंक में चेक आए, अब उसे स्टोर भी करना पड़ेगा, अलग से स्टोर करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि यहां पर हमें स्टोर करना है, फिर उसे स्टोर करके रखना भी पड़ेगा, कितने वक्त तक वो स्टोर कर सकते हैं इन पेपर फॉर्म, ये सारी चीजें रहती थी। तो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए एक नया सिस्टम लाए जिसको बोला गया ट्रंकेशन। बेसिकली ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रंकेशन का मतलब होता है फिजिकल को खत्म करके मेरे दोस्त यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करना। स्पेशली बात करें तो चेक ट्रंकेशन इसका नाम पड़ा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और ये आया था आपका 2010 में। यही एग्जाम का सवाल बनता है कि ये कब आया था, 2010 में। रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट बनती है और इसका ईयर इंपॉर्टेंट बनता है। सीटीएस की फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके अलावा ये आया कब था, 2010 में। अब इसे जरा देखते हैं और यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे।
चेक ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। सिंपल से शब्दों में चेक ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। अब चेक का एक बैंक से दूसरे बैंक में फिजिकली मूवमेंट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो आपने अक्सर देखा हो कैशियर के पास एक मशीन रखी होती है और आप अगर उसे चेक देते हो उस चेक को वो उस मशीन में रखता है और देन उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज को होता है ना, वो क्लियरिंग हाउस को आगे प्रोसीड करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहा कि फिजिकल मूवमेंट अब चेक का बिल्कुल बंद कर दिया। होगा क्या इससे? खोने का डर खत्म, चोरी का डर बिल्कुल खत्म। इस अलग से कह सकते हैं इसे स्टोर करने का भी कह सकते हैं एक तरीका खत्म कि भाई स्टोर करके रखिए, मैक्सिमम टाइम तक हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑनलाइन है। तो स्पेशली बोला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि अगर मैं सिंपल बात करूं, एक हफ्ता लग जाता था चेक को प्रोसेस होने में, यहां पर तो क्या T+1 डे, T+ मतलब जो ट्रांजेक्शन की डेट रही +1 डे, मैक्स टू मैक्स T+1 डे में यहां पर सारी क्लियरिंग हो जाती है। तो बेसिकली ये रहा क्या? चेक truncation is the process of stopping the physical movement of a check as per the amended negotiable instrument act 1881। देखिए याद रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की थी, प्रोमिसरी नोट की बात की थी और हमने चेक की बात की थी। तो मेरे दोस्त अगर चेक के कोई भी कह सकते हैं कि जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनको चेंज करना है तो हमें यहां पर किसको चेंज करना पड़ेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो वही यहां पर बोला गया है एज पर अमेंडेड, एज पर चेंज्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 in check truncation the movement of the physical instrument is stopped। जो मूवमेंट ऑफ फिजिकल कह सकते हैं चेक का मूवमेंट उसे स्टॉप कर दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, जिसको हमने बोला चेक ट्रंकेशन सिस्टम। और किससे रिप्लेस कर दिया गया? उसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज से उसे यहां पर कह सकते हैं मेरे दोस्त की रिप्लेस कर दिया गया और एसोसिएटेड विद द MICR लाइंस ऑफ द चेक। तभी तो मैं भी बोल रहा था कि अगर ब्रांच आइडेंटिफाई करनी है ऑनलाइन, अगर आप चेक को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो मेरे दोस्त उसके लिए आपके पास MICR कोड का कोड भी होना चाहिए। तो लिखा भी ये हुआ है कि उसे किससे लिंक कर दिया गया? एसोसिएटेड MICR लाइन ऑफ द चेक। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। एक बार हिंदी में और दिखा देता हूं, इसके बाद कुछ इसके बेनिफिट है वो भी देख लेंगे। चेक ट्रंकेशन चेक के भौतिक मतलब फिजिकल आदान प्रदान को रोकने की एक प्रक्रिया है। संशोधित पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार यहां पर बोला गया है कि चेक ट्रंकेशन में भौतिक लिखित का आदान प्रदान रोक दिया गया, मतलब फिजिकल मूवमेंट को रोक दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक छवियों को कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, मतलब उनके द्वारा कह सकते हैं यहां पर चेंज किया गया। और चेक पर MICR लाइन से संबंध है, मतलब कि एसोसिएट किससे है? MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो रिकॉग्निशन लाइन है उससे इसे लिंक किया गया। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। हाउ वुड कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम चेक ट्रंकेशन, मतलब एक तरीके से बात करें तो चेक ट्रंकेशन से ग्राहक को कैसे लाभ होगा? बैंक कस्टमर बेनिफिट इन द फॉलोइंग वेज इफ देयर बैंक पार्टिसिपेट इन CTS। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बैंक CTS में पार्टिसिपेट करता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, तो इन केसेस में उसको लाभ होगा। जैसे क्या होगा? फास्टर रियलाइजेशन एंड क्रेडिट, जल्दी से जल्दी रियलाइजेशन होगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। रिडक्शन इन ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस, मतलब ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस मतलब कह सकते हैं ये एक जगह से दूसरे जाने वाली बात की जा रही है। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल रिस्क यहां पर कम हो जाएगी। एंड फास्टर कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवाओं में तेजी, परिचालन जोखिम में कमी, भौगोलिक निर्भरता में कमी और वसूली और क्रेडिट में तेजी आएगी। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग मतलब होता है यहां पर आज हर चीज सेंट्रलाइज हो चुकी है, चाहे आप ATM से ट्रांजैक्शन करिए, चाहे आप मेरे दोस्त मोबाइल बैंकिंग यूज करिए, चाहे आप बैंक ब्रांच विजिट करिए, इवन आप कुछ भी करते हैं तो यहां पर हर चीज को सेंट्रलाइज किया गया है। और सेंट्रलाइज होने की जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है CBS, जिसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में भी कोर की फुल फॉर्म बनती है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, फिर दोबारा सुनिएगा, कोर की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ CBS।
इट इज अ टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है फॉर फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक एंड दी ब्रांचेस, बैंक ब्रांचेस एंड ऑल्सो फॉर दी फंड ट्रांसफर। अब मेरे दोस्त पहले क्या हुआ करता था, पहले हम इजीली इतना ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं थे। आज आप देखते होंगे चीजें सारी सेंट्रलाइज हो चुकी हैं, तुरंत हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, तुरंत हमारे पास मैसेज आ जाता है कि हाँ भैया इतना आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है। इवन कह सकते हैं कि फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी का नाम यहां पर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, या यूं कहें सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन। यह बैंक शाखाओं से त्वरित संचार और फंड ट्रांसफर की एक तकनीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं केवाईसी की। केवाईसी की बात करें तो केवाईसी का पर्पस क्या है वो सारी चीजें हम देखते हैं। जो मेन पर्पस है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आज भी मेरे दोस्त अगर मैं बैंक की बात करता हूं ना तो बैंक में ऐसे लोगों के खाते हैं ना जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट किताबों में वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके अकाउंट में लाखों की करोड़ों की हेराफेरी चल रही है और उनके अकाउंट हैं बट वो लोग नहीं हैं। अब ये क्यों होते हैं मेरे दोस्त? ये नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग होती है ये प्रोसेस। अब इसी को रोकने के लिए रेगुलर बेसिस पे जिनका अकाउंट है उनके डॉक्यूमेंट यहां पर क्रॉस चेक किए जाते हैं, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसको नाम दिया गया केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो केवाई गाइडलाइंस यहां पर क्या कहती हैं? आरबीआई ने यहां पर मैंडेट कर दिया बैंक्स को कि आपको 3 प्रूफ लेने हैं अपने कस्टमर से, एक फोटोग्राफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। जिससे क्या होगा, हमें यह पता चल जाएगा कि जो इसके अकाउंट में ये सारी चीजें चल रही हैं वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। रेगुलर इंटरवल पे आरबीआई ने बोल रखा है बैंक्स को ऐसा करने के लिए। फायदा क्या होगा? ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जैसे रेगुलर इंटरवल पे बैंक ये मांगेगा और अगर कोई कस्टमर नहीं देगा तो उसके अकाउंट को यहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा। तो केवाईसी का पर्पस ही सिंपल यहां पर क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। केवाईसी enables banks to know and understand customer and their financial dealing। वो फाइनेंशियल जो भी डीलिंग कर रहे हैं उनको समझना, उनको जानना, to be able to serve them better। It is a basic tool to control the money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग को ये कंट्रोल करने का एक बेसिक या बुनियादी उपकरण है। केवाईसी गाइडलाइंस की बात करते हैं तो आरबीआई ने यहां पर मैंडेट किया है, मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। ये मैंडेटरी है, उनके लिए अनिवार्य है बैंक्स के लिए कि आपको 3 प्रूफ कलेक्ट करने हैं, जिसमें कि फोटोग्राफ होना चाहिए कस्टमर का, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और आपके पास एड्रेस प्रूफ यहां पर होना चाहिए। देखिए सिंपल सा अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। जब कभी भी कोई इंडियन बैंक, या यूं कहें इंडियन से बेहतर वर्ड रहेगा डोमेस्टिक बैंक, जब कोई डोमेस्टिक बैंक अपनी ब्रांच किसी अदर कंट्री में ओपन करता है या किसी दूसरे देश में ओपन करता है, दैट पर्टिकुलर बैंकिंग इज कॉल्ड दी ओवरसीज बैंकिंग। सिंपल शब्दों में अगर कोई भारतीय बैंक किसी विदेश में अगर ब्रांच ओपन करेगा तो इस बैंकिंग को नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे हम ओवरसीज बैंकिंग। बैंकिंग विद फॉरेन ऑपरेशन लिखा है स्पेशली, बैंकिंग विद फॉरेन ऑपरेशन दैट मीन्स डोमेस्टिक बैंक इज वर्किंग अब्रॉड विद इट्स मैनी ब्रांचेस। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी देश का बैंक किसी दूसरे देश में अपनी शाखाएं खोलता है, अपनी ब्रांचेस ओपन करता है, तो दैट पर्टिकुलर बैंकिंग इज कॉल्ड दी ओवरसीज बैंकिंग। नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं मर्चेंट बैंकिंग की। मर्चेंट मतलब क्या होता है? व्यापारी। अब यार मेरे दोस्त नॉर्मल बैंक यहां पर डिपॉजिट की और विड्रॉ की तो फैसिलिटी आपको देता है कि बैंक आपसे कह रहा है कि हमारे यहां पर आइए, डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, लोन लेकर जाइए। ये तो उसके बेसिक है कि जो बेसिक वो फैसिलिटी देता है ये देता ही है। बट इसके अलावा बैंक यहां पर क्या करे कि आपको कंसल्टेंसी भी देना स्टार्ट कर दे। उसने कहा कि मेरे दोस्त इतना पैसा हम तुम्हें यहां पर दे रहे हैं और इसको कैसे यूज करना है ये भी हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी वो फाइनेंशियल नीड है उनको तो पूरा कर रहा है, बट उसके साथ वो आपको कंसल्टेंसी भी दे रहा है। इस तरीके का जब बैंक होते हैं, इन बैंक्स को बोलते हैं, इन बैंक्स के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को या बैंकिंग को बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। सिंपल सा ये है कि आपकी फाइनेंशियल डीलिंग के साथ साथ बैंक आपको कंसल्टेंसी भी देता है। दैट पर्टिकुलर बैंकिंग इज कॉल्ड दी मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग प्राइमरली इन्वॉल्व फाइनेंशियल एडवाइस मतलब कि इस अमाउंट को यूटिलाइज कैसे करना है, सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन एंड वेल्दी इंडिविजुअल। कहने का मतलब यह है कि जब एक बैंक फाइनेंशियल आपकी जो नीड है उनको पूरा कर रहा है, आपको लोन भी दे रहा है, इसके अलावा वो आपको एक तरीके से एडवाइस भी दे रहा है, फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रहा है। इस तरीके के जो बैंक होते हैं जो बोथ सर्विसेज में इंडल्ज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरीके की जो बैंक के द्वारा जो बैंकिंग की सर्विसेज दी जाती हैं इनको हम मर्चेंट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो दो तो क्लियर हो गया, एक ओवरसीज बैंकिंग और एक मर्चेंट बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर डोर टू डोर बैंकिंग की। अब डोर टू डोर का मतलब क्या? घर घर जाना। अब बड़े गौर से सुनिएगा,
आजकल बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक ने क्या कहा है कि ऐसे कस्टमर जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी या यूं कहें दिव्यांग होते हैं, या ऐसे कस्टमर जो कहीं ना कहीं ओल्ड एज हो जाते हैं 60+ 70+, तो बोला कि इनके लिए क्या मैं स्पेशल बात करूं। बैंक तो अब हर किसी कस्टमर को देता, बट मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं क्योंकि अभी एसबीआई ने इन्हीं के लिए अभी एसबीआई ने कह सकते हैं डोर टू डोर बैंकिंग स्टार्ट की थी। यहां पर होता क्या है कि बैंक क्या करते हैं, उनके घर घर जाकर जो बैंकिंग की सर्विसेज उन्हें ब्रांच में विजिट करके मिलेंगी, वो सारी की सारी सर्विसेज मेरे दोस्त उनको अब उनके घर के गेट पर सारी की सारी दी जाती हैं, और इस सर्विसेज को बोलते हैं हम डोर टू डोर बैंकिंग। डोर टू डोर बैंकिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब कभी भी कोई बैंक जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको घर घर जाकर कस्टमर के प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग में दो आपको नाम याद रखने हैं, एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इसको आप बेहतर समझते होंगे बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल के नाम से और एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल के नाम से। होता क्या है वो समझना। अच्छा, आपने एक बात बताओ, आशा नाम सुना होगा, आशा नाम सुना है? गांव देहात से जितने लोग जुड़े हुए होंगे ना, बेहतर तरीके से पता होगा कि जहां पर मेडिकल की सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, वहां पर जो मेडिकल की सर्विसेज देने के लिए भेजा जाता है बतौर रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर आशाएं चलती हैं कि आशा गई, उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने गई हैं, इंजेक्शन दवाई देने, ऐसे चलता है ना। ऐसी बैंकिंग की सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर दो मॉडल काम करते हैं, एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो घर घर जाकर लोगों को बताता है बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में। ये बैंकिंग की सर्विसेज देने नहीं जा रहा, ये सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा है कि यहां पर आप डिपॉजिट कराएंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो आपको इतना % यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये सारे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहा कि बिजनेस फैसिलिटेटर आपको इन्फॉर्म करने के लिए आता है, आपको बताने के लिए आता है कि ये बैंकिंग की सर्विसेज हैं। अब मेरे दोस्त, इनको यहां पर नॉलेज हो गई, अब ये पर्सन इसको बताकर चला गया, अब इस पर्सन को ये सर्विस चाहिए, अब उसको अकाउंट ओपन करना है, तो ये सर्विस देने कौन जाएगा? ये तो सिर्फ बताकर आया ना। अब यहां पर काम करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। अब ये बीसी मॉडल जाते हैं, जो भी पर्सन यहां पर होते हैं ये जाएंगे और इनके यहां पर इनसे डॉक्यूमेंट लेंगे और इनके अकाउंट ओपन करके आएंगे। कहने का लॉजिक ये रहा कि डोर टू डोर जो बैंकिंग होती है इसमें ये दो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, एक बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल और एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये इन्फॉर्म करता है लोगों को, और ये सारी जितनी भी सर्विसेज होती है इन्फॉर्म करने के बाद ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये रहा, डोर स्टेप बैंकिंग मींस टू डिलीवर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एट द डोर स्टेप। मतलब कि कह सकते हैं कि उनके घर के गेट पर जाकर सर्विसेज देना, ये एक तरीके से कह सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग कहलाता है। स्पेशल मार्क भी किया इन्होंने बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक और शब्द आ गया, वो भी बता देता हूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन। ऐसी जगह जहां पर बैंक नहीं है या बैंक की ब्रांचेस नहीं है या जहां पर अभी तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। टू प्रोवाइड अ बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी इंडिविजुअल इन अनबैंक्ड एरिया इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि ऐसे स्थान जहां पर बैंक नहीं है, बैंक की ब्रांचेस नहीं है, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है, और उसमें यही काम आती है अपनी डोर टू डोर बैंकिंग। आई होप सो गाइस ये सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग की। हिंदी में आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सल बैंकिंग की बात करें, देखिए एक बात समझना, महिंद्रा की बात करें, आपको वीडियो गुरु भी प्रोवाइड कर दिया उसने, इसके अलावा वीडियो बॉक्स भी प्रोवाइड करा, मतलब कि बैंक जितनी भी आपको सर्विसेज हो सकती हैं महिंद्रा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। पब्लिकेशन के तौर पर आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब महिंद्रा ही होल सोल आपको सारी सर्विसेज देने लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे कि महिंद्रा एक यूनिवर्सल कह सकते कोचिंग हो गया है कि हर तरीके की ये सर्विसेज दे रहा है। मतलब चाहे वो सर्विसेज एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज बैंक से रिलेटेड हो, यूपीएससी से रिलेटेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मतलब यूनिवर्सल क्लासेस चलती है महिंद्रा, मतलब कि हर तरीके की क्लासेस यहां पर चलती हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज। जब एक बैंक मर्चेंट बैंकिंग भी कर रहा है, वो आपका क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दे रहा है, बैंक का इंश्योरेंस फैसिलिटी भी दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी दे रहा है, तो मेरे दोस्त इन सभी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग मींस अलाउइंग या यूं कहें अलाउइंग
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकिंग की जितनी भी एक्टिविटी बन सकती है, इट मे बी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, इट मे बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना जिसको हम बैंक का इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना, मर्चेंट बैंकिंग देना, ये सारी की सारी चीजें कहलाती है आपकी यूनिवर्सल बैंकिंग। मतलब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके एडिशन में वो सारी जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं वो सब अगर देता है तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल बैंकिंग। तो दोनों ही क्लियर होने चाहिए, डोर टू डोर बैंकिंग क्या है और आपका यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है। वर्चुअल बैंकिंग मतलब होता है पेपरलेस बैंकिंग। अगर किसी पर्सन को बैंक की ब्रांच विजिट नहीं करना फिर भी आज की बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि टेलीफोन बैंकिंग की बात करें या ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, एटीएम की बात करें या मोबाइल बैंकिंग, ये सभी पार्ट होता है वर्चुअल बैंकिंग, मतलब सिंपल शब्दों में पेपरलेस बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं नैरो बैंकिंग। स्पेशली यहां पर बैंक के लिए एक डेफिनेशन बनी है, नैरो बैंकिंग के लिए डेफिनेशन बनी है, व्हेन अ बैंक प्लेसेस इट्स फंड्स ओनली इन अ रिस्क फ्री एसेट इट इज कॉल्ड दी नैरो बैंकिंग। जब कभी भी कोई बैंक या कोई भी बात करें यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करता है जो कि टोटली रिस्क फ्री है। अब रिस्क फ्री होता क्या है, सिंपल मेरे दोस्त, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जब कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट पर्टिकुलर बैंकिंग इज कॉल्ड दी नैरो बैंकिंग। सिंपल शब्दों में याद रखना है, यहां बस शब्द ही यूज किया गया है कि जब कभी भी कोई बैंक अपना जो फंड है, जो अमाउंट है, उनको उस जगह इन्वेस्ट करता है जो कि रिस्क फ्री एसेट है। तो रिस्क फ्री एसेट कौन सी होंगी, रिस्क फ्री एसेट होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी रिस्क नहीं होता है, तो इसी बैंकिंग को हम बोलते हैं नैरो बैंकिंग या यूं कहें संकीर्ण बैंकिंग। जब एक बैंक केवल जोखिम मुक्त संपत्तियों में ही अपना धन लगाता है या यूं कहें सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन लगाता है, तो इसे हम संकीर्ण बैंकिंग कहते हैं।